Hello my dear students, last class we discuss about the chapter number 3 आव्यू। ठीक है, आव्यू हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने स्टडी की थी इसके जनक के बारे में, इसके फाउंडर के बारे में जो थे ऑर्थर केली। उसके बाद हमने परिभाषा पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि mn संख्याओं के निकाय को जब m पंक्तियों व n स्तंभों वाली आयताकार व्यवस्था में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त होने वाली व्यवस्था ही m/n क्रम या कोटि का आव्यूह कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमने आव्यूह को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा था जिसमें हमने एक m/n क्रम के आव्यूह को रिप्रेजेंट किया था। aij एलिमेंट की बात की थी जहाँ i जो है वो पंक्ति की संख्या बताता है, j स्तंभ की संख्या बताता है, m पंक्तियों की कुल संख्या बताता है, n स्तंभों की कुल संख्या बताता है। ठीक है, इस टाइप कुछ बात की थी। और एक लास्ट पॉइंट हमने स्टडी किया था कि किसी भी आव्यूह के निर्माण के लिए दो आवश्यक चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, जो जिसमें फर्स्ट जो थी हमारी वो थी आव्यूह का क्रम, दूसरा जो था हमारा आव्यूह का जो जनरल अवयव होता है या व्यापक अवयव होता है या aij जिससे हम लिखते हैं उसको वो पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए। और उसके आधार पर हमने कुछ दो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज थोड़ा उससे आगे लेके चलते हैं, फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे जिसमें एक एग्जाम्पल और लेने का मेरा मन है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक 2/3 क्रम के आव्यूह b = bij का निर्माण कीजिए जहां bij = i × j होल स्क्वायर। ओके, तो इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर बात करें अगर हम तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे चूँकि b = bij ऑफ ऑर्डर 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, m का वैल्यू 2 है तो i का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी और या उससे कम होगा। ठीक है, और n का वैल्यू 3 है तो j का वैल्यू 3 से कम या उसके बराबर होगा। सो a11, a12, a13 एंड a14 नहीं आएगा क्योंकि j का मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है जो 3 हो चुका है। ठीक है, इससे आगे हम ले नहीं सकते। सो इट इज़ कंप्लीटेड। ओके, नाउ a2, a21, a22, a23। ओके, एंड a31 पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज a31 का मतलब i का वैल्यू 3 विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ m = 2। ठीक है, सो ये हमारा मैट्रिक्स डेवलप हो गया। बट इसके लिए कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, इसके पूरे निर्माण के लिए इन 6 एलिमेंट को फाइंड आउट करना ज़रूरी होगा। और इसके लिए हमें दिया हुआ है कि सॉरी इसको हम a11 के बजाय हम इसको b11 राइट कर ले तो और बेटर रहेगा क्योंकि हमने एलिमेंट bij राइट किया है, b13, b21, b22 एंड b23। ओके, सो नाउ अब हम बात करें तो bij जो है वो हमें गिवन है, वो क्या है i × j होल पावर 2। तो इसके लिए अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें b11 चाहिएगा तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, सो 1 × 1 होल स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। b12 1 × 2 बिकॉज वैल्यू ऑफ i इज 1, वैल्यू ऑफ j इज 2, सो 1 × 2 इज होल स्क्वायर दैट मीन्स 4 एंड b13 मतलब 1 × 3 होल स्क्वायर मतलब क्या होगा भाई 1 × 3, 3 2 = 2, 3 to the power 2 दैट मीन्स 9। ओके, सो इसी क्रम में अगर बात करें तो b21 चाहिए तो 2 × 1 होल स्क्वायर मतलब कितना होगा 4, b22 2 × 2 to the होल पावर 2 मतलब कितना होगा 16 एंड b23 मतलब 2 × 3 to the होल पावर 2 मतलब कितना होगा 36। तो इस प्रकार हमें सारे अवयव प्राप्त हो चुके हैं तो हम आराम से आव्यूह b का निर्माण हम कर सकते हैं। और ये क्या होगा 1, 4 और 9 वैल्यूज पुट कर देंगे इस आव्यूह के अंदर। हम b11 का वैल्यू 1 है, b12 का वैल्यू 4 आ चुका है, b13 का वैल्यू 9 आ चुका है। ठीक है, b21 का वैल्यू कितना आया 4 है सो 4 राइट कर देंगे, b22 का वैल्यू 16 है तो 16 राइट कर देंगे एंड लास्ट b23 सो दैट इज 36। नाउ इट इज बिकम 2/3 मैट्रिक्स। ओके, तो आप इस प्रकार से अगर हमें आव्यूह का क्रम दिया हुआ है, आव्यूह का अवयव डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है, तो हम आसानी से आव्यूह को का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बात हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हमारे चैप्टर के, जो कि हमारा है अवयव के प्रकार, जिसकी चर्चा मैंने लास्ट क्लास में की थी। ठीक है, तो उसी में चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अवयव के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस भी कह सकते हो आप। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव होता है। दूसरा जिसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक बार मैं टाइप्स अभी बता देता हूँ, उसके बाद हम इनकी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। सेकंड जो है वो हमारा आता है स्तंभ अवयव। जिसको हम कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड टाइप आता है वर्ग अवयव, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप जो है वो हमारा है विकर्ण अवयव, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ आता है आपका फिफ्थ जो है स्केलर मैट्रिक्स बोले तो इसको बोलते हैं अचर अवयव। अचर अवयव कह सकते हो स्केलर मैट्रिक्स। सिक्स नंबर पे आता है आपका तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स और इसके बाद में सेवेंथ नंबर पे आता है आपका शून्य अवयव। जिसको हम नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद के अंदर एट टाइप आता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड नाइन्थ टाइप है आपका इसी का अपोजिट है, जिसको आप कह सकते हो निचला त्रिभुजाकार अवयव। इंग्लिश नेम ज़्यादा पॉपुलर है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये 9 टाइप और भी है। टाइप्स तो आगे और चलेंगे, पर मेनली टाइप अभी यही बात कर सकते हैं, अभी इनकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो टाइप है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव जैसा इसका नाम है, पंक्ति अवयव वह अवयव जिसमें एक ही पंक्ति होती है। वह अवयव जिसमें एक ही पंक्ति होती है पंक्ति अवयव कहलाता है। आप नोट कर लीजिए, वह अवयव जिसमें एक ही पंक्ति होती है पंक्ति अवयव कहलाता है। अर्थात दैट इज m इज इक्वल्स टू 1, मतलब उसके ऑर्डर में m का वैल्यू 1 होगा, कन्फर्म है। एग्जाम्पल देखें इसका,
तो एग्जाम्पल में जैसे ए अवयव हमने ले लिया 2 3 4, तो ये एक पंक्ति अवयव है। कैसे पता चलेगा? तो अब इसका क्रम राइट करो भाई, ऑर्डर राइट करो, ऑर्डर राइट करोगे तो इसमें एक पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, 3 स्तंभ है। ठीक है, सो 1/3 का है, m का वैल्यू 1 है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि एक पंक्ति अवयव है। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन है कि m का वैल्यू 1 होता है पंक्ति अवयव में। ठीक, यानी कि वह, इसको हम यूँ भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह अवयव जिसमें सभी अवयव एक ही पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं पंक्ति अवयव कहलाता है। ठीक है, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव वह अवयव जिसमें एक ही स्तंभ होता है पंक्ति स्तंभ अवयव कहलाता है, अर्थात n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। इसको भी एग्जाम्पल दें तो हम इसको यूँ राइट कर सकते हैं 1 2 3, एंड नाउ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज वी हैव 3 रोज, 1 2 3, एंड सिंगल कॉलम, सिंगल स्तंभ है, एक स्तंभ है तो एक, तो ये एक स्तंभ अवयव है। तो अगर हम कहें या दूसरे शब्दों में तो कह सकते हैं कि वह अवयव जिसमें सभी अवयव एक ही स्तंभ में व्यवस्थित होते हैं स्तंभ अवयव कहलाता है। पहचान इसकी पता चली गई कि क्रम में n = 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है थर्ड टाइप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये है हमारा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है? जैसा इसका नाम है वर्ग अवयव, ज्योमेट्री से हमें पता है वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग हम उसे कहते हैं, साधारण भाषा के अंदर बात करें, अगर लोअर क्लासेस के हिसाब से ही बात करें, 6th 7th क्लास से हिसाब से ही बात करें, तो हम कहते हैं कि वह आकृति वह आयत वह चतुर्भुज जिसकी समूह चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है, वो क्या होता है? वर्ग होता है। तो उसी क्रम में वर्ग अवयव क्या होगा? वह अवयव जिसके अंदर पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान होती है, वह अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। तो इसको अगर हम कहें कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। कॉमन सेंस हो गया ना? ठीक है, अंडरस्टूड हो आप लोग भी? तो इसी के अगर एग्जाम्पल की बात करें, आप वर्ग अवयव के एग्जाम्पल्स की बात करें, तो यूँ कहेंगे कि ए अवयव ये एक वर्ग अवयव है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, एक क्रम का अवयव है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक क्रम का वर्ग अवयव। ठीक है, इसी क्रम में अगर एक बी अवयव ले लें 2 3 1 4, तो ये भी एक वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, साथ में स्तंभों की संख्या भी 2 है, 2/2 है। तो इसको हम 2 क्रम का वर्ग अवयव बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? 2 क्रम का वर्ग अवयव, एक क्रम का वर्ग अवयव। वर्ग अवयव बोलते 2 क्रम बोला मतलब पंक्ति स्तंभ दोनों ही 2-2 हैं, एक क्रम का मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों ही 1-1 हैं। इसी क्रम में अगर हम एक सी अवयव डिस्कस करें, जिसमें A B A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है, दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसमें स्पेशल बातें कुछ हैं, उनकी बात हमें करनी पड़ेगी चर्चा। क्या है भाई? एक तो क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एक विकर्ण बनता है जिसको हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। इंग्लिश नेम ज्यादा पॉपुलर है, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, और ये वाला जो होता है इसको हम बोल देते हैं, यूज कम आता है बट पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल। इंग्लिश में ज़्यादा पॉपुलर है। पश्चय विकर्ण बोल सकते हैं, मुख्य विकर्ण हो गए, पश्चय विकर्ण हो जाएगा, बट यूजफुल जो होता है हमारे लिए मुख्य विकर्ण ही होता है, इसी की चर्चा ज़्यादा होती है, इसकी चर्चा नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। एक बात और होती है, एक वर्ड उसमें आता है अनुरेख। क्या होता है? अनुरेख या ट्रेस। ये क्या होता है? वर्ग अवयव का अनुरेख या ट्रेस जब बात करते हैं, हम कहते हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग जो होता है वो अवयव का अनुरेख या ट्रेस कहलाता है। आई रिपीट इट,
मुख्य विकर्ण जिसे हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं उसके अवयवों, उसमें जो उपस्थित अवयव हैं उनके एलिमेंट्स का जो योग होता है, अवयवों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? अवयव का अनुरेख कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें अवयव बी का, अवयव बी का अनुरेख, तो कितना होगा अवयव बी का अनुरेख? 2 + 4 मतलब 6। इसी क्रम में अगर हम अवयव सी के अनुरेख की बात करें तो क्या कहेंगे? A1 + B2 + C3। क्या होगा अनुरेख? इसका अनुरेख हो जाएगा A1 + B2 + C3। ये अवयव सी का अनुरेख हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसी क्रम में अगर एक वर्ग अवयव 3x3 क्रम का, 3 क्रम का एक वर्ग अवयव हम डेवलप करें, एक बार आप चेक कर लीजिए अच्छे से। तो ये वर्ग अवयव की बात थी, थोड़ी सी इसमें एक बात और करनी है कि मुख्य विकर्ण की स्पेशलिटी क्या होती है, इसके बारे में बात हम कर लें। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको जनरल फॉर्म में व्यक्त करते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं, 3 क्रम का वर्ग अवयव लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3x3 क्रम का वर्ग अवयव है। तो इसमें अगर आप अब लीडिंग डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव को अगर गौर से देखेंगे तो ये पाओगे कि इनमें एक स्पेशलिटी है। और वो स्पेशलिटी क्या है कि इन सारे एलिमेंट्स के लिए i और j का मान समान है। इसके लिए A11 मतलब i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1 बराबर है, सब सेम है। इसी क्रम में इसमें एलिमेंट में भी दोनों सेम है, इसमें भी एलिमेंट 3 सेम है। ठीक है, i और j के मान समान। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों की स्पेशलिटी है, पहचान है कि उनमें i और j का मान समान होता है। बाकी जितने भी अदर एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स में, उनमें किसी में भी i और j का मान आपस में समान नहीं होता है, सब में अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे A12 है, A21 है, एक बात। दूसरी बात, ये जो एलिमेंट्स रिमेनिंग है इनमें आपस में पेयरिंग होती है। पेयरिंग इस प्रकार होती है कि वे एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स एलिमेंट्स कहलाते हैं, मतलब संयुग्मीय अवयव कहलाते हैं। कि ए जैसे Aij जो है वो Aij व Aj परस्पर, हम क्या कहेंगे इनको? परस्पर संयुग्मीय अवयव कहलाते हैं, संयुग्मीय अवयव कहलाते हैं। ठीक है, Aij एंड Aj, ये क्या है? Aij है भाई, ध्यान से देख लेना। और ये क्या है? Aj, मतलब उल्टा करें। जैसे A12 का कॉन्जुगेट कौन होगा? A21 होगा। उल्टा होगा, ये A12 है और ये क्या होगा? A21। तो A12 का कॉन्जुगेट A21 हो जाएगा, A13 का कॉन्जुगेट A31 कहलाएगा और A32 का कॉन्जुगेट A23, मतलब म्यूचुअली होते हैं। A12 का पूछे तो A21 बताओगे, A21 का पूछो तो A12 बताओगे। ठीक है, तो ये आपस में कॉन्जुगेट हो। तो दो बातें यहाँ ध्यान रखने वाली हुई, एक तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i और j का मान समान होता है और सिर्फ इन्हीं अवयवों के लिए होता है, और अन्य सभी अवयवों में अलग अलग होता है। और अन्य सभी अवयवों के अंदर जिनके अंदर इस प्रकार की कंडीशन होती है, Aij जो होता है वो Aj का क्या कहलाता है? संयुग्मी, मतलब एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग अवयव की हमारी बात थी, काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, ये 3 क्रम का वर्ग अवयव कहला देगा। ठीक, तो ये चीज़ हुई। अब बात करते हैं विकर्ण अवयव की। किसकी बात कर रहे हैं? विकर्ण अवयव की। विकर्ण अवयव क्या होता है? वह वर्ग अवयव, नोट करिएगा, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव कहलाता है। इसको अगर हम बात करें, मतलब निकालें इसका, तो मतलब ये होगा कि Aij = 0 फॉर ईच i≠j। समझ में आ गई? क्योंकि ये वाले एलिमेंट, कौन से एलिमेंट? ये Aij = 0 होगा। कौन से वाले एलिमेंट 0 होंगे? जिनमें i और j का मान आपस में समान है, नहीं है। तो इनमें आए कौन से एलिमेंट नहीं? ये वाले एलिमेंट्स नहीं आए, क्योंकि इनमें एलिमेंट ये 0 नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो एग्जाम्पल अगर इसका लें तो एग्जाम्पल हम यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ शो कर रहे हैं इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, विकर्ण अवयव का एग्जाम्पल ले रहे हैं इस प्रकार से
0 0 0 1 0 0 0 4। ये 3 क्रम का विकर्ण अवयव है, ठीक है। और विकर्ण अवयव इस प्रकार, अब जैसे ये एक विकर्ण अवयव है तो हम इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DIG डायगोनल ऑफ 2 1 4, ठीक है। इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। और ये डायगोनल कह सकते हो, डायगोनल क्या कह सकते हो, डायगोनल अवयव जिसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स से रीड किया जाएगा 2 1 3 4। मतलब इसमें सिर्फ हम किसको शो करते हैं, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हमको शो करते हैं, और बाकी सब अंडरस्टूड होता है क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस प्रकार लिखा हुआ मिल जाए। अब आपको इसी क्रम में अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जा रहा है, कैसे क्या मिल जाए कि आपको मिल जाए एक अवयव B मिल जाए और यहाँ लिखा हुआ डायगोनल DIG डायगोनल, और ये 1 3 7 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, इस प्रकार से 1 0 0 0 3 7 एंड 0 3 0 एंड 7, ओके। इस प्रकार से रिप्रेजेंट, मतलब इसका जिसका दोनों का मतलब सेम है। तो कई अगर कहीं पे कोई राइटर आपको यूँ रिप्रेजेंट कर दे, बोर्ड एग्जाम में ऐसा राइट करा मिल जाएगा क्वेश्चन, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समझ जाना कि किसके बारे में बात कर रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है, विकर्ण अवयव के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक और तरीका होता है इस डायगोनल मैट्रिक्स को राइट करने का, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी क्रम में हम बात करते हैं अचर अवयव की, स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो हम परिभाषा इस प्रकार करते हैं, परिभाषित इस प्रकार करते हैं कि एक विकर्ण अवयव, क्या बोला मैंने, विकर्ण अवयव, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान होते हैं, समान होते हैं, अचर अवयव कहलाता है या स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, विकर्ण अवयव तो होगा ही होगा, निश्चित है, मतलब प्रत्येक अचर अवयव विकर्ण अवयव होगा। स्पेशलिटी क्या होगी कि यहाँ पर हम मुख्य विकर्ण के अवयव अलग अलग ले सकते थे, परंतु अचर अवयव के अंदर ये सभी अवयव समान होंगे, 0 तो नहीं होंगे पर आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल हम यहाँ बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम राइट करें तो ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, इसको आप लोग साथ साथ एग्जाम वहीं लिख लेना, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये 3 क्रम का एक अचर अवयव है, ठीक है। अब तीनों परिभाषाओं की अगर बात करें तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रत्येक अचर अवयव एक वर्ग अवयव होता है, प्रत्येक अचर अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। अचर अवयव और विकर्ण अवयव दोनों हमेशा क्या होते हैं, वर्ग अवयव होते हैं, ठीक है। परंतु प्रत्येक वर्ग अवयव का विकर्ण अवयव होना या अचर अवयव होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपस में कोलिटेट करके मैंने स्टडी करवाए हैं, तो ये थोड़ी चीज़ ध्यान रखने वाली बात हो गई है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें लास्ट 6 पॉइंट पे चलते हैं, 6 टाइप पे चलते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी इसको रीड करते हैं, बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम इसको भी इसी फ्लो में हमें डिफाइन करेंगे। वह विकर्ण अवयव, वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, आई रिपीटेड, वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक इकाई अर्थात 1 होता है, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक इकाई अर्थात 1 होता है, तत्समक अवयव कहलाता है। फिर से रिपीट करूं, तो वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक इकाई अर्थात 1 होता है, तत्समक अवयव कहलाता है, ठीक है। इसका जो संकेत होता है या सिंबल जो होता है वो I होता है, IN कह सकते हैं। IN इसलिए कि n क्रम का वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा, विकर्ण अवयव बोले तो वर्ग अवयव होगा, तो जिस भी क्रम होगा वो क्रम आ जाएगा। मतलब अगर हम बात करें एक क्रम का वर्ग अवयव की बात कर रहे हैं तो एक क्रम का 1 हो जाएगा, एक अगर 2 क्रम की बात कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा n का मान, अगर n का 3 क्रम का ले रहे हैं तो 3 n का मान 3 ले लेंगे। मतलब जैसे अगर हमारे समक्ष हम बात करें किसकी, I2 की बात करें, तो I2 का मतलब क्या है, I2 का मतलब 2 क्रम का तत्सम अवयव, तत्सम अवयव मतलब मुख्य विकर्ण का अवयव सभी, एक तो विकर्ण अवयव होगा निश्चित है, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य होंगे। और दूसरी बात
तत्सम अवयव है तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कितना होगा, 1 इकाई मतलब 1 होगा, तो 1 0 0 1 ये तत्सम अवयव हो गया 2 क्रम का, इसलिए I2 से रिप्रेजेंट किया। इसी क्रम में अगर I3 की बात करें, I3 लिखा है मतलब 3 क्रम का तत्सम अवयव है, मतलब क्या होगा कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस प्रकार से हम 3 क्रम का तत्सम अवयव लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये बात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये हो गई है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि तत्समक अवयव जो है वो इस गणित की शाखा अवयव में वही रोल अदा करता है जो अंकगणित में एक कार्य करता है। इसका रोल क्या है, जो एक का रोल अंकगणित में होता है वैसा ही रोल इसका तत्सम अवयव का इस अवयव गणित के अंदर होता है, क्योंकि गणित की कोई भी शाखा जो है वो 1 और 0 के बिना तो संभव ही नहीं है, तो उनकी जगह कोई ना कोई चीज़ को ऐसा रोल अदा करना ही पड़ेगा, तभी वो गणित शाखा सक्सेस हो सकती है। तो इसलिए तत्सम अवयव जो है वो अंकगणित में जो एक होता है उसी का कार्य करता है यहाँ इस अवयव गणित के अंदर। ठीक है, तो अगर हम किसी भी अवयव को इस तत्सम अवयव से गुणा करते हैं, ध्यान रखें, आगे हम बात करेंगे वैसे इसकी प्रॉपर्टी आगे स्टडी करेंगे तब, पर अभी भी बता देता हूँ कि किसी भी अवयव अब 1 का रोल अदा करता है, तो जैसे 1 से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, उसी प्रकार इस अवयव से किसी भी अवयव को हम जब गुणा करते हैं तो वही अवयव प्राप्त होता है। ठीक है, गुण के कुछ नियम कानून थे वो हम आगे स्टडी करेंगे, पर फिलहाल इतना समझ लीजिए। इसी क्रम में अगर हमारे को कहीं पर राइट करा हुआ मिल जाए कि a + 2b + i, तो यहां पर i का क्रम नहीं दिया हुआ हो तो यहां अंडरस्टूड वही क्रम होगा जो a और b का क्रम होगा। अंडरस्टूड है, होती है चीज़, बताने की आवश्यकता नहीं है। दिया हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो आप अंडरस्टूड होना चाहिए जो a और b का क्रम होगा वही क्रम i का लेना है। अगर a और b 2 क्रम के हैं, 2/2 के हैं, तो i भी 2/2 का लेना है। अगर ये दोनों 3/3 के हैं, 3 और क्रम के हैं, तो ये भी 3 क्रम का लेना होगा। अंडरस्टूड है ये बात। ठीक है, आगे और बात करेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट टाइप जो है वो है शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, मतलब शून्य अवयव वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, किसी भी क्रम का हो सकता है। ठीक है, किसी भी क्रम का हो सकता है। तो शून्य अवयव वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसका जो संकेत है वो बड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कैपिटल वो टाइप का होता है, थोड़ा सा 0 से थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको इस संकेत से व्यक्त करते हैं। ये संकेत होता है शून्य अवयव का। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात ध्यान, जैसे ये वाले संकेत है इक्वल टू, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, शून्य अवयव है, और ये उसी क्रम का बनेगा जो इनका क्रम आएगा। ठीक है, तो शून्य अवयव है, किसी भी क्रम पर तो सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि जैसे 0 0 0 0, या ऐसा भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0, किसी भी क्रम का हो सकता है। ठीक है, और संकेत हमेशा इसका यही रहेगा। ठीक है, अब 8 टाइप पे चलते हैं। इंपोर्टेंट टाइप तो ये 8 9 टाइप भी हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव वह वर्ग अवयव जिसमें aij = 0, aij = 0 फॉर ईच i is greater than j, फॉर i is greater than j। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी जिसके बेस से हम राइट करते हैं, पहचान करते हैं। क्या होता है, aij = 0, मतलब हम इसको यूँ कह सकते हैं कि वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे स्थित सभी अवयव शून्य होते हैं। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे स्थित सभी अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। और नीचे जितने भी अवयव होते हैं उनके अंदर यही प्रॉपर्टी होती है, i का मान j के मान से हमेशा ज़्यादा होता है। चेक कर सकते हो आप, a21 a31 a32 यही नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, तो ये 0 होंगे, ये सारे होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, बट ये तो निश्चित है कि हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। वर्ग अवयव होगा निश्चित है, और ये सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि मुख्य विकर्ण के अवयवों के नीचे जितने भी अवयव होते हैं वो सारे क्या हों, शून्य हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा। एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो a अवयव है और ये हमारा हो गया 2 3, ये 2 1 4 0 5 7 0 0 1।
तो ये एक देखो एक त्रिभुज की तरह शेप बनी है इसकी इस प्रकार से, इसलिए इसको ऊपरी त्रिभुजाकार आवयव कह देते हैं। ठीक है, निचला त्रिभुजाकार आवयव जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा भाई, जस्ट अपोजिट करना है। तो वह आवयव एक वर्ग आवयव निचला त्रिभुजाकार आवयव कहलाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि Aij इज इक्वल 0 फॉर ईच I इज लेस देन j। मतलब उल्टा हो जाएगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों के ऊपर जो एलिमेंट होंगे वो सारे 0 होने चाहिए, ये तीनों एलिमेंट 0 होने चाहिए 3/3 वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, निचला त्रिभुजाकार आवयव बन जाएगा इस प्रकार से। इसका एग्जाम्पल यहाँ दे लेते हैं, बी आवयव देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इसकी 2 0 0 4 5 0 1 7 0। ओह, इसको ले लो 6 ले लेते हैं, इसको थोड़ा बेटर लगेगा। तो ये भाई इस प्रकार से निचला त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो इनकी दोनों की आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, कई बार इनसे रिलेटेड बना के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टाइप्स 9 टाइप्स हमारे कंप्लीट होते हैं और इसको स्टडी करिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे से, जैसे जैसे बताएं वैसे राइट कर लीजिए। डेफिनेशन राइट करनी है, उसके नीचे हमने बताया था m इज इक्वल टू 0, इसके लिए एग्जाम्पल वहीं राइट कर लेंगे, उसके स्तंभ आवयव बनाएंगे, फिर इसका डेफिनेशन राइट करेंगे और उसका डेफिनेशन में दैट इज़ लगा के वही n इज इक्वल टू 1 राइट करेंगे और फिर एग्जाम्पल राइट करेंगे, फिर वर्ग आवयव की परिभाषा। इस प्रकार से एक अच्छे तरीके से पैटर्न से आप नोट्स तैयार करिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे इक्वल समान आवयव का इक्वल मैट्रिक्स की बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं साथ के साथ।